मिशन ज्ञान से मैं अनिल कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेखा शास्त्र साझेदारी का सामान्य परिचय। आप लोगों को मैंने इससे पहले 6 पार्ट पढ़ाए और 6 पार्ट में हमने चैप्टर कंप्लीट किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से उन पार्ट को देखें और आ जाइए। अब हम करेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने उन प्रश्नों को नहीं देखा है, उन पार्ट्स को नहीं देखा, तो फटाफट से आपने देखिए और आ जाइए हमारे साथ इस पार्ट नंबर 7 पे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो फटाफट से नोटबुक उठाइए, कॉपी पेन उठाइए और शुरू कीजिए मेरे साथ पार्ट 7। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे, हम करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्नों से। वैसे हमारे सिलेबस में बहुचयनात्मक प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम शुरुआत करते हैं बहुचयनात्मक प्रश्नों से। पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इस पर स्टार मार सकते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में, मेरे प्यारे बच्चों, बात यहाँ संलेख के अभाव की हो रही है। साझेदारी संलेख के अभाव में 6 हमें महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए थे। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 6% प्रतिमाह, 0.5% प्रतिमाह, 5% वार्षिक दर, 4% वार्षिक दर। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगी। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा 6% वार्षिक दर से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। साझेदार संलेख के अभाव में, फिर से वही बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, साझेदार संलेख के अभाव में। इसको भी आप स्टार मार सकते हैं। साझेदार संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा पूंजी के अनुपात में, बराबर बराबर, त्याग अनुपात में, जैसा साझेदारों ने तय किया है हो वैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचिए और बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल बराबर बराबर। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर होगा। हाँ, अगर यहाँ ये लिखा होता कि साझेदारों का लाभ हानि अनुपात क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर होता जैसा साझेदारों ने तय किया हो वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने थे। तीसरा प्रश्न, आहरण व ब्याज की गणना 10% की वार्षिक दर से कीजिए यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 रुपये का आहरण किया हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर बताना है, फटाफट से सोल्व कीजिए। आहरण पर ब्याज की गणना 10% की वार्षिक दर से यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 रुपये का आहरण किया हो। कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल 24,000, ब्याज की दर 10% और साथ ही 6 माह। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आपकी प्रतिशत के आगे वार्षिक शब्द का प्रयोग किया गया हो और साथ ही आपको समय वर्ष के दौरान दिया गया हो, तो हम 6 माह का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 1200 रुपये। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ आ रहा है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साझेदार संलेख के अभाव में, पहला पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, दूसरा आय पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, तीसरा वेतन दिया जाएगा, चौथा लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। बताएं, सोचें। आपको बिल्कुल याद रखना है, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, आय पर ब्याज नहीं चार्ज किया जाता, वेतन नहीं दिया जाता। तो क्या बचा ऑप्शन? लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। और वो भी कैसे दिया जाएगा? बराबर बराबर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगा ये। एक साझेदार में साझेदारों की अधिकतम सदस्य संख्या होती है
न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 2 और अधिकतम 50। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साझेदार संलेख के अभाव में साझेदार पाने का अधिकारी नहीं है। क्या पाने का अधिकारी नहीं है? क्या वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। फीस और कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उपयुक्त सभी चीज़ें उनको नहीं मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम होगा, मतलब ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे साझेदारों के पूंजी खाते का शेष कम हो जाएगा? पहला, पूंजी पर ब्याज से? बिल्कुल नहीं। पूंजी पर ब्याज से साझेदारों का पूंजी शेष बढ़ता है। आहरण पर ब्याज से? बिल्कुल हाँ, आहरण पर ब्याज से साझेदार के पूंजी खाते का शेष कम होता है। क्लियर है? साझेदार संलेख साझेदार के मध्य समझौता है। कौन सा समझौता है? मौखिक, लिखित, गर्भित, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल लिखित। साझेदार संलेख साझेदार के मध्य लिखित समझौता है, जो हमने पहले पढ़ा था। आगे चलें। वे व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से कहलाते हैं। जिन लोगों ने साझेदारी में प्रवेश किया है वो व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे? बिल्कुल सही, साझेदार। क्लियर है? आहरण पर ब्याज श्रम के लिए है। आहरण पर ब्याज श्रम के लिए क्या है? बिल्कुल सही, आय। आहरण पर ब्याज श्रम के लिए आय है। अब हम अति लघुरात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक फर्म में साझेदार की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य की सीमा क्या होगी? न्यूनतम 2 सदस्य होंगे तथा अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। एक साझेदारी में न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। साझेदारी फर्म से आप क्या समझते हैं? सभी साझेदारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? फर्म। तथा इनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। यानी साझेदारी क्या है? इन्हें संयुक्त रूप से फर्म कहा जाता है और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाते हैं और लाभों को आपस में बांटते हैं। ये इसका अर्थ है। अगर परिभाषा की हम बात करें तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का ठहराव है जिससे वे सब या सबकी ओर से कोई एक चलाता हो। तो आप परिभाषा को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक था लाभ हानि समायोजन खाता, एक है नियोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता जब साझेदार के बही खाते बंद होने के बाद उन्हें कुछ समायोजनों का पता लगता है कि उन समायोजनों का लेखा करने से रह गया, तब बनाते हैं हम साझेदारी समायोजन लाभ हानि समायोजन खाता। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता जो साझेदारों से संबंधित व्यवहारों के लिए बनाया जाता है। जिस खाते द्वारा साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों के लाभों का नियोजन किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ये एक मात्रिका खाता होता है। स्टार लगा लीजिए। पूछा जा सकता है साझेदारी में लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकृति का होता है? लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकृति का होता है? नाममात्र प्रकृति का। ऐसी 2 दशाएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार मार लीजिए। ऐसी 2 दशाएं बताइए जिससे साझेदारों के स्थायी पूंजी खाते में परिवर्तन हो सकता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि साझेदारों के पूंजी खातों में जब स्थायी विधि का प्रयोग किया जाता है तो पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
लेकिन मैंने बताया था कि ऐसी दो दशाएं हैं जब साझेदारों के पूंजी खाते में परिवर्तन हो सकता है। पहला, साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लगाई जाए और दूसरा, साझेदारों द्वारा व्यापार से पूंजी निकाल ली जाए। इन दोनों परिस्थितियों में ही साझेदारों के स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा सामान्यतया स्थायी पूंजी विधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्म की पुस्तकों में खोले जाने वालों खातों के नाम बताइए। आपको वो नाम बताने हैं कि कौन कौन से खाते खोले जाते हैं जब पूंजी स्थिर हो और जब पूंजी अस्थिर हो। फटाफट से आप थिंक करो, सोचो, वीडियो को पॉज करें और सोचें क्या क्या आंसर हो सकते हैं इसके। बिल्कुल, जब पूंजी स्थिर हो साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते दोनों बनाए जाते हैं, जबकि पूंजी अस्थिर हो तो केवल साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। आप लोगों को याद भी होगा कि स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं उसमें केवल साझेदारों की पूंजी दिखाई जाती है और चालू खाते में अन्य व्यवहारों का लेखा होता है, जबकि स्थिर पूंजी परिवर्तनशील पूंजी विधि स्थिर पूंजी विधि में केवल एक ही पूंजी खाता बनाया जाता है जिसके अंदर समस्त व्यवहारों का लेखा होता है। अगला प्रश्न, साझेदारों की असीमित देयता का क्या अर्थ है? आपको बताना है असीमित देयता किसे कहते हैं। ये आपको पहले भी परेशान कर रहा था। साझेदारों की असीमित देयता का आशय यह है कि यदि साझेदारी में हानि होती है, क्या होती है? हानि, तो उसकी पूर्ति साझेदारों की संपत्ति नहीं हो पाती है। कई बार हमारे व्यवसाय को इतनी ज़्यादा हानि हो जाती है कि उस हानि की पूर्ति वो संपत्तियों या साझेदारों की पूंजी से नहीं हो पाती है, तो साझेदारों को अपनी निजी पूंजी, निजी संपत्तियों से उसकी पूर्ति करनी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, असीमित देयता का अर्थ है कि हानि होने की स्थिति में जब साझेदारों की पूंजी उस हानि को कम पूरा करने में कम पड़ जाती है तो वो व्यक्तिगत पूंजी या निजी संपत्तियों का प्रयोग करते हैं। लाभों पर प्रभाव की 3 मदें, इसके भी फटाफट से स्टार मार। प्रभाव की 3 मदें हैं, मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और जिस भवन में फर्म का व्यापार चलता है उसका किराया। आप लोगों को ये एक और बात बता दूं, लाभों पर प्रभाव की जो मदें होती है ये लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आती हैं। ये सभी की सभी मदें लाभ हानि खाते में दिखाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई? मेरा पहला जो वीडियो आपने देखा था, पहला पार्ट, उसमें आपको पता होगा कि एकल व्यापार में कई प्रकार के दोष थे। इन दोष को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता हुई। तो कोई 2 बिंदु इसने पूछा, तो कौन कौन से दोष? एक, सीमित पूंजी, ये एकल व्यापार का दोष था, इसे दूर करने के लिए, और दूसरी अनिश्चित अस्तित्व की कमी को दूर करना। अनिश्चित अस्तित्व का मतलब है कि कभी भी ऐसा व्यापार बंद हो सकता था, तो साझेदारी करने से ऐसे व्यापार को बंद नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। ये भी एक आपके लिए अच्छा प्रश्न है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इन सभी को आप अपनी होमवर्क की कॉपी, गृह कार्य की कॉपी में ज़रूर लिख लें। ध्यान रहे, इन्हें आप याद करते रहें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवर्तनशील पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, डेबिट पक्ष की बात नहीं हो रही मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट पक्ष में कौन कौन से पद दिखाई जाते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से पद हैं जो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाते हैं? साझेदारों के द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाएगा, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को देय वेतन और कमीशन, और लाभ में साझेदारों का हिस्सा। ये सभी ऐसे 4 पद हैं जो लाभ हानि खाते के बाद पूंजी खाते बनाए जाने पर पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं। लेकिन कौन सी विधि? परिवर्तनशील पूंजी विधि। अगर स्थिर पूंजी विधि होती तो स्थिर पूंजी विधि होने पर एक ही मद है, वो है पूंजी व्यापार में लगाने पर। कौन से खाते की बात हो रही है यहाँ? पूंजी खाते की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाते और चालू खाते। पूंजी खाते में केवल पूंजी व्यापार में लगाई जाए वही दिखाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब परिवर्तनशील पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, ये प्रश्न था क्रेडिट पक्ष का, अब बात हो रही है डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदद दिखाई जाती है। साझेदार द्वारा व्यापार से पूंजी निकालने पर आहरण, आहरण पर ब्याज और साझेदारों को हानि में हिस्सा। लाभ में हिस्सा CR क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, हानि में हिस्सा डेबिट साइड दिखाया जाता है। ऐसी दो मदें लिखिए जो लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। सॉरी, ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। पहला आहरण पर ब्याज और दूसरा हानि में साझेदारों का हिस्सा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो अति लघुरात्मक प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। और भी एक्स्ट्रा प्रश्नों को लेकर हम जल्दी आपके सामने आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।